हेलो दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेयर इन ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल तथा अन्य कोर्सेज की पूरी जानकारी उनके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही आपको हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की 10वीं क्लास है। आज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी बेसिक कार्य करता है। यह कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। यह यूजर और हार्ड डिस्क के मध्य इंटरफेस मध्यस्थ का कार्य करता है, जिससे प्रोग्रामों, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों को मैनेज किया जाता है। अब देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। कल हम अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताए थे। सॉफ्टवेयर में जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो पहला सॉफ्टवेयर था वही था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल ने पहले से ही, जब हम दुकान से जब भी हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो पहले से ही उसमें इंस्टॉल हो गया आता है। वही होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए जो यूजर होता है वो जो भी काम करता है तो वो पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चीजें सेंड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है अपने हार्डवेयर को चलाने का काम होता है। तो ये क्या करता है, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है, एक मध्यस्थ आदमी का काम का है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम जो यूजर की जो भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को क्रियान्वित कर लेता है और हार्डवेयर की जो मशीनी भाषा होती है उसको फिर से हमारी भाषा में, यूजर की भाषा में कन्वर्ट कर यूजर को देना इसका काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से होते देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारा कंप्यूटर चलता है इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब इनके प्रमुख कार्य निम्न है, इनके प्रमुख कार्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे क्या होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आइए हम देखते हैं सब कैसे मैनेजमेंट होता है। पहला है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। कंप्यूटर यह कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य करता है। यह प्रबंधन इस प्रकार होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके निष्पादित होते हैं, मतलब एग्जीक्यूट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। देखिए अब होता क्या है, जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर में 2-3 सॉफ्टवेयर एक साथ चला रहे हैं, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर से हम गाना भी बजा रहे हैं, गूगल क्रोम से हम इंटरनेट भी चला रहे हैं और साथ में पेंट पर काम भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक साथ में अपने कंप्यूटर पर 3 प्रोग्रामों में काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेसिंग प्रबंधन टाइम में जो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट वाला काम होता है, ये क्या करता है कि पहले देखिए, मान लीजिए अगर हम इसको बात कर लेते हैं, ये हमारे वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो है प्रोसेसर है जिसको एग्जीक्यूट करना है। ये मान लीजिए हमारे पेंट का डाटा है और ये मान लीजिए हमारे गूगल क्रोम का डाटा है। तो ये डेटा अलग अलग हो जाता है, तो सब काम एक साथ कंप्यूटर अच्छे से कर सके इसके लिए जो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, सारे सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को एक एक निश्चित टाइम देता है। उस निश्चित टाइम में उसका जो प्रोसेसर होता है, उसका जो डेटा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद जो अगला टाइम जब स्टार्ट होता है तो फिर वो दूसरे वाले के पास से पेंट वाले के पास चला जाता है, फिर पेंट का जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है, फिर 2-4-5 सेकंड एक टाइम निर्धारित होता है। उस टाइम के बाद फिर ये क्रोम वाले के पास जाएगा और क्रोम वाला डेटा उसके पास जाएगा और क्रोम वाले डेटा को पास कर एग्जीक्यूट करेगा। यह काम प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का होता है कि कब कौन सा डेटा प्रोसेस होगा, ये सब मैनेज करना काम होता है हमारा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसमें देखते हैं क्या है। प्रोग्रामों के सफल कार्यान्वयन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्रामों के मध्य किया जाता है, तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रोग्रामों में मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। किसी भी प्रोग्राम को इनपुट एवं आउटपुट करते समय आंकड़ों एवं सूचनाओं को अपने निर्धारित स्थान में संग्रहित करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। अब देखिए मेमोरी प्रबंधन क्या होता है, कब कौन सी फाइल कहाँ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, वो उसका जो डेटा कहाँ जाके सेव होगा, अलग अलग लोकेशन पर डेटा को सेव होना चाहिए। तो ये सब जो मेमोरी का डेटा को लेकर सेव करने का काम होता है, उसको एग्जीक्यूशन का जो काम होता है, वो जो काम होता है हमारे मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। यहाँ पे इसके लिए दिखाया गया है कि पहले फाइल मैनेजमेंट होता है, उसका मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, फिर नेटवर्क मैनेजमेंट होता है और फिर पावर मैनेजमेंट होता है। और ये जो भी सारी चीजें होती हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें होती हैं और हार्डवेयर के ऊपर ही ये सब होती है, हमारी ये सब मैनेजमेंट विभाग चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है फाइल प्रबंधन। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। किसी
प्रोग्राम के निष्पादन के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी में स्थानांतरित करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। अब देखते हैं फाइल प्रबंधन का मतलब क्या होता है। जब हमारा कहीं पे कुछ काम चल रहा होता है तो उस फाइल को किसी फोल्डर में सुव्यवस्थित ढंग से रखने का जो काम होता है वो फाइल मैनेजमेंट का होता है। और उसके बाद जब हमारा यूजर जब किसी डेटा को जब परमानेंटली स्टोर करता है सेकेंडरी मेमोरी में, तो फोल्डर को उठा के, फाइल को उठा के उसको जाके बाद में सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव करना, ये जो काम होता है ये हमारा फाइल मैनेजमेंट का होता है। देखिए अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है इनपुट आउटपुट प्रबंधन, मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आइए इसमें देखते हैं। डाटा को इनपुट आउटपुट से बढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसके लिए बायोस का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी ये क्या होता है, जी इनपुट डेटा से जो इनपुट डिवाइस है उनसे जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर आ रहा है उस डेटा को लेकर मैनेज करना, और उसके बाद जब हमारा सीपीयू जब किसी डेटा को जब प्रोसेस कर देता है तो फिर उस प्रोसेस किए गए डेटा को लेकर हमको आउटपुट डिवाइस तक लेके जाने का जो भी काम होता है वो पूरा हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट देखता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार। आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए हम जानते हैं एक एक करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज किया जाता है। इसमें पहला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पांस टाइम उपलब्ध कराना है जिसमें यूजर का हस्तक्षेप कम होता है। वह साथ ही यदि कोई प्रोग्राम एक निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाता तो आगे से प्रोग्राम में त्रुटियां आ जाएगी, यह परिणाम रुक जाएगा। उपग्रहों के संचालन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये होता क्या है। इसका जो काम होता है कि जो भी हमारा काम जो यूजर कर रहा है वो बहुत तेजी से परफॉर्म हो, वो तेजी से एग्जीक्यूट हो और तेजी से हमारा कंप्यूटर चले। ये जो काम होता है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। आगे चलते हैं। अगला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत एक समय में एक ही यूजर को एक ही कार्य करने की अनुमति होती है। ये होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है एक समय में एक ही आदमी और एक ही सॉफ्टवेयर चला सकता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो बहुत पुराना वाला ब्लैक एंड व्हाइट जो नोकिया का फोन होता था उसको एक समय में कोई एक ही आदमी चला सकता था और उसके साथ ही एक समय में एक ही काम कर सकता था। जैसे में कि अगर हम मैसेज पढ़ रहे हैं तो हम मैसेज ही पढ़ेंगे, अगर हम गेम खेल रहे हैं तो गेम ही खेल सकते हैं, और अगर हम रिंगटोन सुन रहे हैं तो रिंगटोन ही सुन सकते हैं। तो जो पुराने वाले ब्लैक एंड व्हाइट जो फोन आते थे पहले नोकिया वाले, उसमें सिंगल यूजर था और सिंगल यूजर के साथ सिंगल प्रोग्राम पर हम काम भी कर सकते थे। और अब के जो स्मार्टफोन आए हैं उसमें क्या हो सकता है कि हम एक साथ में गाना भी बजा सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, तो एक साथ में 2-3 काम कर सकते हैं। लेकिन पहले के जो मोबाइल फोन होते थे पहले वाले नोकिया वाले, उनमें हम एक समय में एक ही काम कर सकते, वो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कई यूजर एक संसाधन को बारी बारी से एक निश्चित समय अवधि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस सिस्टम में मेमोरी प्रबंधन अति आवश्यक है। अब ये कहाँ होता है, ये मैक ओएस में और बाकियों में होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर 2-3 प्रोसेस अगर चल रहा है साथ में, अगर 2-3 प्रोसेस चल रहा है तो हमारा जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, एक सबके लिए एक अलग टाइम देता है। और उस टाइम में ऐसे क्या होता है कि एक प्रोसेसर के पास कोई एक रिसोर्स होता है तो उस रिसोर्स को क्या करते हैं सारे प्रोसेसर अलग अलग, मतलब एक ही टाइम में सारे लोग एक साथ उसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि वो जो रिसोर्स होता है उसको 10 मिनट ये यूज करेगा, फिर 10 मिनट ये यूज करेगा, फिर 10 मिनट ये यूज करेगा। तो इस तरीके से सबको अलग अलग टाइम में बांध दिया जाता है। जैसे अगर हमारे पास एक ही बॉल हो और खेलने वाले 10 लोग हो तो एक ही साथ 10 लोग उस बॉल से खेल नहीं सकते। तो क्या होता है कि पहले एक आदमी खेलेगा, जब वो 1 घंटा खेल लेगा तो फिर दूसरा आदमी खेलेगा। तो मतलब इस तरीके से क्या होता है, जब कोई अगर आपके पास एक ही रिसोर्स हो और उसको यूज करने वाले बहुत लोग हो तो सबके लिए 10-10 मिनट का टाइम रख के, जो भी टाइम ड्यूरेशन रख के सबको वो रिसोर्स दिया जाता है। एक लोग के पास रिसोर्स रहेगा, दूसरे लोग के पास नहीं रहेगा, तो बारी बारी सबके पास वो रिसोर्स जाता रहेगा। ये जो काम होता है मैनेज करने का, ये होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ये सब चीज को मैनेज करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इसमें एक जैसे कार्यों को एक समूह में संगठित कर लेते हैं जिन्हें बैच कहा जाता है। वो यूजर के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन बैच में होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जो होता है और ये जो सीपीयू होता है, ये दोनों कैसे काम करते हैं अब ये देख लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे होता है क्या है, मान लीजिए हमारा कोई एक प्रोग्राम चल रहा है, ये दूसरा प्रोग्राम चल रहा है और ये कोई और प्रोग्राम चल रहा है। मान लीजिए ये हमारा म्यूजिक का प्रोग्राम हो सकता है और ये जो हमारा है मान लीजिए हम इसमें फोटो एडिटिंग को लेकर कोई काम कर रहे हैं, इधर मान लीजिए हम इंटरनेट चला रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो म्यूजिक से जो भी डेटा प्रोसेस होने के लिए जा रहा है उसको एक बैच में कर देता है। ये पूरा म्यूजिक वाला डेटा हो गया। इसके बाद अगर हम फोटोशॉप यूज कर रहे हैं फोटो बनाने के लिए, तो फोटोशॉप से जितना भी डेटा जाएगा सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, फोटोशॉप का एक अलग से बैच बना देगा। उसके बाद जो मान लीजिए अगर जो हम इंटरनेट चला रहे हैं तो इसका जो हमारा जो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोसेस होने के लिए ये अलग बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अलग अलग
एक बैच नुमा सब प्रोसेसिंग मतलब डाटा जो होता है एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा होता है वो अलग अलग बैच में बन के फिर हमारा सीपीयू के पास जाता है। तो ये जो अलग अलग बैच में जो बनाने वाला काम होता है वो होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य को सीपीयू द्वारा दिए गए निश्चित समय पर एक साथ क्रियान्वित किया जा सकता है। इस निश्चित समय को टाइम स्टाइलिंग कहा जाता है। जैसे ये कहाँ होता है, लिनक्स और यूनिक्स में होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम वर्ड भी चला रहे हैं, साथ में ईमेल भी का भी काम कर रहे हैं और उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम वेब ब्राउजरिंग भी कर। अगर ये तीनों अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या करता है, इसमें जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या करता है, इन तीनों द्वारा जो डेटा एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा होता है ये इन तीनों को मिलाकर एक में कर देता है और उसके बाद ये बाद में इसको सीपीयू के पास भेजता है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जो अलग अलग जो हमारे पास जो अलग अलग प्रोग्राम जो चल रहे हैं, इन सारे प्रोग्राम का जब एक ही साथ में हमारा जब डेटा एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, चला जाएगा सीपीयू के पास, इससे क्या होगा, हमारा सीपीयू का जो टाइम है वो बच जाएगा। तो ये क्या करता है, टाइम बचाने के लिए कहा जाता है। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिनक्स और यूनिक्स। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा उसके पास प्रोसेसर लगे होते हैं। तो उसमें काम क्या होता है कि कौन सा प्रोग्राम किस प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए जाएगा और कौन सा प्रोग्राम किस प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए जाएगा, ये जो डिसाइड करने का काम होता है ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में जान लेते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में होती है। जैसे क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आप करते क्या है, एक तरफ एमएस वर्ड भी चालू कर दिया, दूसरी तरफ इंटरनेट भी स्टार्ट कर दिया और तीसरी तरफ मेलिंग वाला भी काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक समय में अगर हम एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर पे काम कर पाते हैं तो उसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग का काम करना। ठीक है, इसी के वर्ड पे भी काम हो रहा है, वेब ब्राउजर और ईमेल पे, तीनों डेटा एक साथ जा रहा है और ये तीनों डेटा को एक साथ करता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद क्या करता है, इसको सीपीयू को भेजता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक यूजर को कार्य करने की अनुमति होती है। अब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, लेकिन अब वो एक ही कंप्यूटर है, उसमें एक साथ एक से अधिक आदमी काम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एक सर्वर है, इसे क्या कर रहा है, एक से अधिक यूजर इसको एक ही टाइम में एक से अधिक यूजर इसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी जो एक मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास सर्वर है, एक सर्वर पे इसको बहुत सारे यूजर इसको यूज कर पा रहे हैं एक ही सिस्टम को। तो ये होता है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है, यह कई रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए कई सेंट्रल प्रोसेस का उपयोग करता है। डाटा प्रोसेसिंग को उसकी दक्षता के अनुसार प्रोसेसर के मध्य वितरित किया जाता है। इसे डॉस की बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है देख लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए अगर आपके सिस्टम के पास बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा कि जब हमारे कंप्यूटर में एक से ज्यादा काम हो रहा होगा तो क्या करेगा, सारे कामों को अलग अलग प्रोसेसर को देने का जो काम होता है वो काम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो काम जैसा है, जिस प्रोसेसर के लायक है, तो वो काम उठा के उस प्रोसेसर को देना जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है, इसके साथ ही यूजर इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, कल हम इसके बारे में जानेंगे। आज की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें, हम हर सवाल का जवाब जरूर से देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।